Assalamu alaikum to my old dear students, friends and fellows. Today I am going to discuss about the important definitions of linguistics related to PPSC papers of English lectureship. Let's start in the name of Allah who is the most beneficent and merciful. तो आज हम वो डेफिनेशंस करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और वो जो है वो पास्ट पेपर्स में आ चुकी हैं। एफपीएससी इंग्लिश जो है स्पेशली सब्जेक्ट है और उसके बाद जो है हमारा पीपीएससी का पेपर है इसमें भी आ चुकी हैं। और उसके अलावा जो वो स्पेसिफिक एरिया होता है कि लाइक वो अगर मिसाल के तौर पे हम एक टॉपिक तैयार करते हैं एक जनरल नॉलेज के अबाउट ये प्राइम कि पाकिस्तान में कितने प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अगर वो 2011 में वो पाकिस्तान का 11वां वज़ीर-ए-आज़म पूछ रहा है तो ज़ाहिर बात है कि अगली मरतबा वो कभी शाज़ नादरी में पूछेगा तो वो 10वां या 9वां जब पूछेगा तो हम उस एरियाज में जो डेफिनेशन छुपी हैं रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक्स हम उसको कॉट करेंगे और उसको समझने की ट्राई करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिंग्विस्टिक्स। तो अब हमने इसमें आज इस बेसिकली इस जो है लेक्चर का जो पर्पस है वो ये है कि हमने वो वेरिएबल्स मीन वो कीवर्ड जो एक डेफिनेशंस में जो वो हमेशा चेंज करके एक नई टर्म जैसी लैंग्वेज यूज करके वो डेफिनेशन को माउल्ड कर देता है और हमें यूं लगता है कि पता नहीं ये क्या है, होती वो वही डेफिनेशन वही चीज है, सिर्फ उसकी वोकैबुलरी वो जो चेंज कर देता है। मैंने आज कोशिश की है, ट्राई की है कि उन जो वो कीवर्ड्स को चेंज करता है लिंग्विस्टिक्स में जो हम अक्सर देखते हैं पास्ट पेपर में, तो मैं उसको समझाने की ट्राई करूंगा। तो सबसे पहले लिंग्विस्टिक्स। Basically, linguistics is the scientific study of language. It involves the analysis of language form, language meaning, and language in context. तो अब लिंग्विस्टिक साइंटिफिक स्टडी है तो इसमें हमने देखा कि हम लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं, उसकी फॉर्म को, लैंग्वेज मीनिंग को और लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट को। तो ये थी लिंग्विस्टिक्स की जनरल एग्जांपल। अब चॉम्स्की जो नॉम चॉम्स्की है फादर ऑफ linguistics, modern linguistics, तो ये चॉम्स्की linguistics defines the object of study as the knowledge of language a speaker has. The knowledge is called the linguistics competence or initialized language. ठीक है। तो अब ये चॉम्स्की के जो पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन है। तो अब वो ऊपर वाली जो है वो एक जर्नल है और नीचे वो चॉम्स्की जो इसको डिफाइन किया कि इनेट एबिलिटी होती है लैंग्वेज की, जो बच्चा इनेट जो इन्फेंट होता है बच्चा होता है तो उसमें एक इनेट एबिलिटी होती है लैंग्वेज लर्न करने की, तो जिसे यूनिवर्सल ग्रामर भी हम कहते हैं। तो उसके बाद है सोशियो लिंग्विस्टिक्स। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि द स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स फीचर्स दैट हैव सोशल रेलेवेंस फॉर पार्टिसिपेंट्स इन दो स्पीच कम्युनिटीज इज कॉल्ड सोशियो लिंग्विस्टिक्स। ठीक है। तो अब ये सोशियो वर्ड है, ये सोशियो और लिंग्विस्टिक्स ये दो लफ्जों का मजमुआ है। सबसे एक सोशल माशरा सोसाइटी और दूसरा लिंग्विस्टिक्स। अब हम अगर माशरे की डेफिनेशन करें तो जो माशरे में हम देखते हैं जो बोलते हैं, अब लिंग्विस्टिक्स जो है वो है हमारी साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो हम माशरे का ताल्लुक लैंग्वेज के साथ क्या है और माशरे का इन्फ्लुएंस लैंग्वेज पे क्या होता है और लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस माशरे पे क्या होता है, दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स। तो इसे हम सोशियो लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, सॉरी। तो अब जो है माशरे में जो लैंग्वेज यूज करते हैं उसका इन्फ्लुएंस क्या होता है और जो लैंग्वेज यूज करते हैं माशरे का उस पर क्या इन्फ्लुएंस है, इसे हम सोशियो लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। तो नीचे डेफिनेशन एक और है, द टर्म सोशल लिंग्विस्टिक्स इज यूज्ड जनरली फॉर द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन लैंग्वेज एंड society. The study of language is relation to social factors including differences of regional, class and occupational dialect, gender difference and bilingualism. तो ये डिफरेंट डेफिनेशन से आप खुद रीड कर लेना कि सोशियो की और क्या क्या वो डेफिनेशन एक ही डेफिनेशन को मुख्तलिफ टर्म से कैसे पूछ सकता है। अब आगे है नेक्स्ट डेफिनेशन साइकोलिंग्विस्टिक्स। अब जो साइकोलिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ द मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज एंड स्पीच। इट इज प्राइमरली कंसर्न विद द वेज इन विच लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेड एंड प्रोसीडेड एंड द ब्रेन। द स्टडी ऑफ द कंप्रिहेंशन एंड प्रोडक्शंस ऑफ लैंग्वेज इन स्पोकन, रिटन एंड साइंड फॉर्म्स। तो अब जो साइकोलिंग्विस्टिक्स है, अब हम साइकी जो हमारी होती है, अब ये बहुत ही इसका माइनर डिफरेंस है साइकोलिंग्विस्टिक्स का और न्यूरोलिंग्विस्टिक्स का। तो जरा गौर से समझना, जो साइकोलिंग्विस्टिक्स होती है वो मेंटल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज एंड स्पीच होता है। ठीक है। इसमें हम देखने की लैंग्वेज कैसे रिप्रेजेंट कर रही है, हमारे प्रोसीड कर रही है हमारे ब्रेन में। ठीक है। और अब इसके नीचे न्यूरोलिंग्विस्टिक्स पे आ जाए कि न्यूरोलिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेड इन द ब्रेन। That is how and where our brains store our knowledge of the language that we speak, understand, read and write. What happens in our brains
as we acquire that knowledge and what happens as we use in our everyday lives. ठीक है, अब साइंस कंसर्न विद ह्यूमन ब्रेन mechanisms underlying the comprehension, production and abstract knowledge of language, be it spoken, sign on written. अब इस हमने सिनेरियो, अब हमने सिर्फ माइनर सा डिफरेंस जो पकड़ना है ना वो यही है कि जो साइको लिंग्विस्टिक्स है वो एस्पेक्ट्स, मेंटल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज एंड स्पीच में हमें ज़ाहिर करते हैं, और जो न्यूरो है ये हमारे ब्रेन में लैंग्वेज किस तरह स्टोर होती है, हमें कैसे याद रहता है कि ये एप्पल है, ये जो खाने वाली चीज़ है ये एप्पल कहलाएगी। तो जो हमारा वो ब्रेन स्टोर करता है ना, वो लैंग्वेज को, जो लैंग्वेज के एस्पेक्ट को स्टोरेज करता है, ठीक है, उसको स्टोर रखता है और उसको प्रोड्यूस करता है, इस तमाम सिनेरियो को हम न्यूरोलिंग्विस्टिक्स कहेंगे। तो अब इस लेक्चर का मकसद ये है कि हमें कुछ वेरिएबल्स याद रखने, वेरिएबल्स यानी कि कीवर्ड्स। ज्यादा यानी कि हम पूरी डेफिनेशन याद करने का कोई मकसद नहीं होता, हम सिर्फ कुछ कीवर्ड्स याद रखें जो हमें पेपर में बता दें कि ये कीवर्ड्स। अब वो जो कीवर्ड्स का मतलब ये होता है, वेरिएबल का मतलब ये होता है कि पेपर बनाने वाला जहां से भी उसको चेंज कर ले, लेकिन वो उस कीवर्ड को कभी चेंज नहीं कर सकता। अगर कीवर्ड चेंज करेगा ना तो डेफिनेशन ही खत्म हो जाएगी। तो हमने कीवर्ड पे फोकस कर रहे हैं, हर एक डेफिनेशन में आप एक कीवर्ड्स को उसको आइडेंटिफाई कर लें। अब फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स में जो कीवर्ड है ना वो है स्पीच साइंस, ठीक है, स्पीच साइंस, और इसको लैंग्वेज क्रिमिनल, सिविल और मैटर में जो है हम यूज करते हैं, ये इसके कीवर्ड्स हैं। Forensic linguistics is a branch of applied linguistics involving the examinations of language evidence in a criminal or civil matter. So forensic linguistics, legal linguistics or language and the law is the applications of linguistic knowledge, methods and sides to the forensic context of law. Language crime investigations, trial and judicial procedure, it is a branch of applied linguistics. तो अब हमने देखा इसमें फोरेंसिक, ठीक है, उस स्पीच साइंस जो है, फिर उसके बाद वो सिविल मैटर, क्रिमिनल की लैंग्वेज जो है, क्रिमिनल की वो टॉकिंग टू विद ईच अदर जो है, टॉक विद ईच अदर है, उसकी जो है स्टडी वो फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स में फॉल करेगी। ये बेसिकली जो है क्रिमिनल, जो ये एक अदारा है फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स, जो क्रिमिनल की लैंग्वेज आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो वो कोड करके कह सकते हैं कि ये जो लैंग्वेज है स्पेसिफिक लैंग्वेज, ये कोडिंग लैंग्वेज यूज कर रहा है, या ये जो मसलन के अगर हमारे पाकिस्तान में कोई कहे आतंकवादी, दहशतगर्दी, तो ये इस तरह के जो कुछ वर्ड यूज करेगा तो हम जान जाएंगे कि ये जरूर कहीं कुछ होने वाला है। तो ये फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स में फॉल करेगी। उसके बाद कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स, ये एक न्यू टर्म है जो कि लिंग्विस्टिक्स में एक बहुत बड़ी ब्रांच बन चुकी है आज ड्यूरिंग डे में। तो अब कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स बेसिकली ये होती है कि जिसमें एक डाटा रीडेबल, मशीन रीडेबल फॉर्म में ले जाके हम उसमें पर्पसफुली कोई चीज को की फ्रीक्वेंसी को देख सकें, ठीक है। कि मिसाल के तौर पे अगर मैं एक बुक देखूं, कुरान में अल्लाह कितनी मर्तबा आ रहा है, और अल्लाह अगर ज्यादा मर्तबा आ रहा है तो इसके पीछे कुछ हिडन मीनिंग हो सकता है, इसका कुछ पर्पस हो सकता है। तो इस तरह की जो स्टडी होती है वो कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स कहलाती है। तो अब इस कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स में जो मेन कीवर्ड वेरिएबल है वो है मशीन रीडेबल या पर्पसफुल जो डेटा होता है, ठीक है, उसको जो नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में लेके आना, वो हमारा कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स कहलाता है। तो हम याद रखिए अब ये कंप्यूटर पे ही होता है, ठीक है ना। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज यूज्ड बाय एनालाइजिंग द occurrence and frequency of forms in a large collocation and text typically stored in a computer. तो अब जो कंप्यूटर, ठीक है, मशीन रीडेबल फॉर्म, नेचुरल कॉन्टेक्स्ट, ये इस तरह के अगर वेरिएबल्स आप पेपर में देखें किसी डेफिनेशन में तो जान जाएंगे ये कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स का है। आगे है बहुत इंपॉर्टेंट डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स, सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स, जो रिसेंटली आई थिंक 2015 और 11 में ये इन दोनों में से आ चुकी है डेफिनेशन कि डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स क्या है। तो डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज थ्रू डिफरेंट पीरियड्स इन हिस्ट्री। तो अब डायक्रॉनिक का लफ्ज जहां देखें तो जो पेपर में वो देगा पीपीएससी का, तो वो जरूर एक कीवर्ड और वेरिएबल यूज करेगा, वो है पास्ट, ठीक है, हिस्ट्री, इसको हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं। तो वो हिस्ट्री का वर्ड यूज करेगा, ठीक है, पास्ट का वर्ड यूज करेगा। तो ये इसको अगर हम पास्ट के जो लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स हैं, लैंग्वेज में जो हो चुका है उसको स्टडी करें, वो डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स कहलाती है। अब आ गया सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स, द स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज एट अ गिवन पॉइंट इन द टाइम दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स। अब सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स जो है बेसिकली अब ये है, अब इसका कंपैरिजन कराएं डायक्रॉनिक्स, वो पास्ट ही और ये प्रेजेंट। अगर गिवन मौजूदा पीरियड में, मौजूदा टाइम में जो हम लिंग्विस्टिक्स के एस्पेक्ट को स्टडी करें तो वो कहलाएगी हमारी सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स।
उसके बाद स्टाइलिस्टिक्स, the study of the distinctive styles found in particular literary genres and in the works of individual writers is called stylistics. अब हम सिंपली इसको कह सकते हैं, इसमें वो कीवर्ड यूज करेगा पेपर वाला, स्टाइल, स्टडी ऑफ स्टाइल, ठीक है, स्टडी ऑफ सेंटेंस स्टाइल. तो स्टडी ऑफ स्टाइल इन अ लैंग्वेज इन पर्टिकुलर फील्ड इज कॉल्ड स्टाइलिस्टिक्स. अब पर्टिकुलर फील्ड को योनरा भी वो कीवर्ड यूज कर सकता है कि हम पर्टिकुलर योनरा के स्टाइल को स्टडी करते हैं ना, तो वो स्टाइलिस्टिक्स कहलाती है. मिसाल के तौर पे अगर मैं पोएम्स पे एनालिसिस करूं किसी चीज में कि इस पोएम में नाउन कितने आए, इसमें एडजेक्टिव कैसे यूज कर रहा है, इसमें वो क्या कहते हैं उसको, पोएटिक डिवाइस कौन से यूज कर रहा है, जो एक पोएम में जो किसी एक टेक्स्ट में ये चीजें फाइंड करने का जो अमल है उसको स्टाइलिस्टिक्स कहते हैं कि स्टडी का स्टाइल कैसे है. अब वो स्टडी पर्टिकुलर हो सकती है, वो पोएम हो सकती है, वो आपकी प्रोज हो सकती है, वो नॉवेल हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है. वो जो जॉनरा होगा पर्टिकुलर वो आपका फॉल करेगा स्टाइलिस्टिक्स में. फिर कहता हूं द स्टडी ऑफ स्टाइल इन लैंग्वेज इन पर्टिकुलर फील्ड इज कॉल्ड स्टाइलिस्टिक्स. नेक्स्ट टर्म है सिमेंटिक्स. अब सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंसेस. अब फिर जो सिमेंटिक्स का ना, पेपर वाला जहां भी भाग ले वो उसको जरूर एक वर्ड यूज करना पड़ेगा अपनी डेफिनेशन में, चाहे मर्जी वर्डिंग चेंज कर ले, वो मीनिंग का वर्ड जरूर रखेगा इस डेफिनेशन में. यानी कि सिमेंटिक्स इज स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंसेस, दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक्स. अब इसकी कुछ एग्जांपल लेने, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसके लिए मैं इसकी एग्जांपल जरूर देना चाहूंगा. मसलन कि अ कैट एट द माउस. अब देखना कि सिमेंटिक, हमने देख रहे कि सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग. हम वर्ड्स के मीनिंग को देख रहे हैं, हमने स्ट्रक्चर नहीं देख रहे, हम सिर्फ उसके मीनिंग को देखना है, लफ्ज कोई भी है. अ कैट एट द माउस. अब हम देख रहे हैं कि इसमें अ कैट सब्जेक्ट है, एट वर्ब है और द माउस ऑब्जेक्ट है. ये ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेंस जो है इस मीनिंग के लिहाज से गलत है. क्या एक बिल्ली भी चूहा खा सकती, सॉरी अ कैट एट द माउस, ये एक बिल्कुल ठीक फिक्रा है, ग्रामेटिकल भी और सिमेंटिकली भी. अ कैट एट द माउस, बिल्ली ने चूहा खाया, ठीक है. अब आगे अ माउस एट द कैट. अब यहां देख रहे हैं कि अ माउस, क्या एक चूहा बिल्ली को खा सकता है, तो ये इलॉजिकल बात है, तो ये सिमेंटिकली रॉन्ग है. तो हमने साबित किया कि सिमेंटिक्स वो होता है मीनिंग ऑफ वर्ड्स. तो याद रखिएगा 2000 आपका 15 में या आई थिंक 17 में, 11 में याद आ गया. 11 में ये हुआ था कि उसने एक सवाल दिया था कि द वर्ड अथॉरिटी, ठीक है, हैज, कि जो द वर्ड सॉवर्ड, जो तलवार है ये रखती है, हैज रखती है, क्या रखते हैं. अब वो 4 ऑप्शन उसने दे दिए, अथॉरिटी, 3 कुछ एटसेट्रा. अब वहां उसने ये देखिए सिमेंटिकली उसने पोर्शन दिया कि जो अथॉरिटी है ना, वो जो तलवार है वो बेटा अथॉरिटी रखती है. तो ये मीनिंग कहाँ जा रहा है हमारा, सिमेंटिक्स पे. याद रखिए पेपर में ये भी बात बहुत अहम है. 2 वर्ड होते हैं सिमेंटिक्स में, एक आता है डेनोटेशन मीनिंग, एक होता है कॉनोटेशन मीनिंग. जो डेनोटेशन मीनिंग होता है उसको डिक्शनरी मीनिंग कहते हैं, ठीक है. यानी कि मैं कहूं ब्लैक, अगर मैं डिक्शनरी में ब्लैक वर्ड सर्च करूं तो उसका मतलब है काला, स्याह. लेकिन अगर मैं उसका कॉनोटेशन मीनिंग में जाऊं तो उसका मतलब मिलेगा माउरिंग ड्रेस, ठीक है. ब्लैक रिप्रेजेंट किसको करता है, सैडनेस को. तो यानी कि पाकिस्तान में क्या होता है कि जो ब्लैक, जो हमारे जो है सोग पे ज्यादा ब्लैक पहनते हैं, तो लेकिन मुख्तलिफ कंट्रीज में जो है इंडिया वहां सफेद पहनते हैं एटसेट्रा. तो यानी कि ये होता है डेनोटेशन मीनिंग और कॉनोटेशन मीनिंग. डेनोटेशन सेम डिक्शनरी मीनिंग जो डिक्शनरी बता दे, और कॉनोटेशन मीनिंग कि इसके पीछे हिडन एजेंडा क्या है, इसमें इसके पीछे कॉनोटेट क्या चीज कर रही है, ठीक है, वो होता है. ये सिमेंटिक्स में टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट ये आ सकती हैं. उसके बाद है प्रैग्मेटिक्स. अब प्रैग्मेटिक्स स्टडी ऑफ व्हाट स्पीकर्स मीन और स्पीकर मीनिंग इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक्स. अब यहाँ क्या बात है कि हम देखते हैं द स्टडी ऑफ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड एज सोशल कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग इट्स इफेक्ट्स ऑन द, ठीक है. तो हम इंटरकल्चर्स, तो हम इसमें ये देखते हैं कि प्रैग्मेटिक्स जो है ये हमें सिखाती है कि मीनिंग जो स्पीकर बोल रहा है इसका बेसिकली पर्पस, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, इसका मकसद क्या है, इसके पीछे एजेंडा क्या है. यानी कि द स्टडी ऑफ व्हाट स्पीकर मीन और स्पीकर मीनिंग, कि जो स्पीकर बोलता है इसका मतलब क्या है, स्पीकर इसके मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है. सोशल कॉन्टेक्स्ट, यहाँ प्रैग्मेटिक्स में एक वर्ड वो हमेशा यूज करेगा, वो है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है. तो कॉन्टेक्स्ट का वर्ड वो लाजमी यूज करेगा. तो अगर ना करे तो वो फिर ये ऊपर वाली डेफिनेशन जो है द स्टडी ऑफ वर्ड स्पीकर्स मीन, तो ये जरूर करेगा. तो बहुत ही आसान है.
तो इस तरह जो है अगर कॉन्टेक्स्ट का वर्ड नहीं, वेरिएबल ये कीवर्ड नहीं यूज करा तो इसका सिनोनिम जरूर यूज कर सकता है, मिलता जुलता, जैसे इनविजिबल मीनिंग ऊपर मैंने कॉट किया हुआ है। तो ये थी प्रैग्मेटिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और अब इसकी एग्जांपल देने कि फॉर एग्जांपल, विल यू क्रैक ओपन द डोर, आई एम गेटिंग हॉट। अब ये देखें कि ये फिक्रा प्रैग्मेटिकली देखना है हमने कि विल यू क्रैक ओपन द डोर, आई एम गेटिंग हॉट। Semantically, the word crack word mean to break, but pragmatically we know that the speakers means to open the door just a little to let in some air. तो अब देख सकते हैं कि अब विल यू क्रैक, क्या तुम दरवाजा तोड़ दो, ये तो नहीं ना कह रहा आई एम गेटिंग हॉट, मैं कुछ गर्मी महसूस कर रही हूँ। अब उसका क्रैक का वर्ड अगर देखा प्रैग्मेटिकली लेना है, कॉन्टेक्स्ट देखना है। यहाँ फिर मैं कह रहा हूँ कि जहाँ कॉन्टेक्स्ट का वर्ड आ जाए, कॉन्टेक्स्ट के मिलता जुलता वर्ड है वो प्रैग्मेटिक्स होती है। हमने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चीजों को देखना है। मिसाल के तौर पे अगर इसकी और एक अच्छी एग्जांपल दे लें कि एक क्लास में अगर बैठे हैं, आप क्लास में बैठे हैं तो आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो एक तालिब इल्म का है, अगर आप स्टूडेंट हो और आपके सामने जो बंदा खड़ा पढ़ा रहा है वो एक टीचर है, जो आपका रिलेशनशिप होगा ना कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट और टीचर के जैसा होगा। तो वहां आप जो लैंग्वेज यूज कर सकते हो वो इंतहाई फॉर्मल यूज करेंगे, ठीक है। तो और इसकी एक और एग्जांपल दे लें कि अगर एक बंदा उसमें आ रहा है, क्लास में लेट आ रहा है और टीचर उस बच्चे को कह रहा है शाबाश, लेकिन वो किस सेंस में कह रहा है, हमने सेंस को देखना है, हम प्रैग्मेटिकली जाना है, कॉन्टेक्स्ट को देखना है। कॉन्टेक्स्ट कह रहा है कि टाइम हो गया लेक्चर खत्म होने का और ये जनाब मोहतरम आ रहे हैं 8:45 पर 50 पे लेक्चर खत्म होने वाला है और सर इसको मुस्कुरा के कह रहे हैं शाबाश आइए। तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको वो अप्रिशिएट कर रहा है, बल्कि उसको डिग्रेड कर रहा है कि जनाब आप लेट आए हो। तो ये है प्रैग्मेटिक्स कि हमने मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट को देखना है, कॉन्टेक्स्ट के। और हाँ, मेन बात, कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है तो मीनिंग चेंज हो जाता है, और अगर मीनिंग चेंज होता है तो कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है। ये तो बहुत यानी कि इंपॉर्टेंट बात है। तो आप इसको जज कर सकते हैं कि वो जो लेट आ रहा है शाबाश का मतलब प्रैग्मेटिकली क्या हो सकता है। उसके बाद सेमियोटिक्स। सेमियोटिक्स स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स एंड दियर यूज और इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। ये भी बहुत अहम, ये भी पेपर में आ चुकी है पास में कि, लेकिन उसने इसको घुमा के पूछा था। उसने इसको जो 4 ऑप्शन दिए थे उस चारों में जो करेक्ट ऑप्शन था उसमें उसने कम्युनिकेशन वे लिख दिया, कम्युनिकेशन का वेरिएबल यूज किया। तो बेसिकली है तो अब जो सिंबल्स हैं वो रिटन भी हो सकते हैं, वो स्पोकन भी हो सकते हैं। अब सेमियोटिक्स मीन होता है द स्टडी ऑफ साइन एंड सिंबल्स एंड देयर यूज और इंटरप्रिटेशन, दैट इज कॉल्ड सेमियोटिक्स। अब नेक्स्ट है सिंटैक्स। अब सिंटैक्स जो है, सिंटैक्स इज द ऑर्डर और अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज और फ्रॉम फॉर्म प्रॉपर सेंटेंस। और सिंपल इसको ये भी है, द स्टडी ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। ये भी बहुत अहम है। मसलन ऑल प्लेज द क्रिकेट। अब अली इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब प्ले है, द क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। अब नीचे आ जाए, अली नाउन है, प्लेज वर्ब है और द आर्टिकल है, क्रिकेट नाउन है। तो अब अगर हम अपने सेंटेंस को स्टडी करें, अपने सेंटेंस की स्टडी करें, वर्ड्स में तोड़ के, फ्रेज में तोड़ के, पार्ट्स ऑफ स्पीच में तोड़ के, तो वो सिंटैक्स कहलाएगी। आगे मॉर्फोलॉजी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। Morphology is the study of words, how they are formed and their relationships to their words in the same language. अब यहाँ एक कंफ्यूजिंग में मारे जाते हैं पेपर में, लिटरेचर वाले या लिंग्विस्टिक्स वाले दोनों कंफ्यूजन जो हो जाती है इनमें दोनों में, वो ये है कि हम मॉर्फोलॉजी में और उसमें सिमेंटिक्स में कह लें और सिंटैक्स में कह लें, हम इसमें ना फर्क नहीं देख सकते। और अगर मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ वर्ड्स, ठीक है, और जो है आपका क्या कहते हैं उसको, सिंटैक्स वो स्टडी ऑफ सेंटेंस, ठीक है, ना के वर्ड्स, ठीक है। Morphology is the study of words, how they are formed and their relationships to other words in the same language. अब ये होती है morphology. अब the study of word structure is called morphology. याद रखना word structure, आगे एक definition आएगी वहां confuse करने वाली, तो मैं इसका contrastive study करवाऊंगा ताकि चीजें clear हो जाए। अब फॉर एग्जाम्पल द वर्ड्स क्लियरनेसनेस, ठीक है, आई केयर। अब इसमें आप देखें कि इसमें मॉर्फोलॉजी में हम देख रहे हैं कि हमने वर्ड के स्ट्रक्चर को देखना है ना, एक वर्ड के स्ट्रक्चर को देखना है, वो मॉर्फोलॉजी कहलाएगी, ना कि पूरे सेंटेंस को। अगर पूरे सेंटेंस तो फिर वो सिंटैक्स में चला जाएगा। अब हम देख रहे हैं वर्ड में केयर है, लेस है और नेस है, ये 3 वर्ड जो है ना मिलके केयरलेसनेस बना दिया उसने। अब देखना है हमने कि मॉर्फोलॉजी में कितने वर्ड आ रहे हैं, केयर, लेस और नेस। केयर इसमें मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ड है जिसे हम ओपन क्लास वर्ड कहते हैं। लेस इसमें क्या है, ये भी
तकरीबन अगर इसको तोड़ें वर्ड के साथ ये भी मीनिंग देगा, ये भी ओपन क्लास है। और जो नेस है अगर इसको तोड़ दें तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा, ठीक है। और जिसका कोई मीनिंग दे, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये जो चीजें होती हैं ना, ये करती हैं आपके ओपन क्लास वर्ड में। ये भी पेपर में आ सकता है कि व्हाट इज ओपन क्लास वर्ड और क्लोज वर्ड। तो ये ओपन क्लास वर्ड होते हैं, ये आपके मीनिंग रखते हैं। और आगे आ गया मॉर्फीम। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मॉर्फीम। अब एक वर्ड का स्मॉलेस्ट जो मिनिमम पार्ट है ना, वो आपकी मॉर्फीम कहलाएगा, वो आपका मॉर्फीम कहलाएगा। मिसाल के तौर पे द वर्ड केयरलेस, वन इज केयर। अब देखिए इसमें एक वर्ड है केयर, दूसरा है लेस। अब देखना है, अब इसकी टाइप पेपर में पूछ सकता है कि मॉर्फीम की अगर टाइप्स होती है, एक बाउंड मॉर्फीम, एक फ्री मॉर्फीम। बहुत ही आसान है कि फ्री मॉर्फीम वो है जो अगर एक वर्ड से तोड़ लिया जाए तो अपना आजादाना मीनिंग रखे, जैसे केयर, ठीक है। अगर लेस जो है तो बेसिकली लेस भी रख रहा है। अगर यहाँ कोई और वर्ड आ जाता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अनफॉर्चुनेटली, अगर अन लिखें, अन को उसको तोड़ दें तो हम क्या देखेंगे कि अन जो है अपना मीनिंग नहीं रख रहा, उसको वो डिपेंडेड है फॉर्चुनेटली से, तो उसको फॉर्चुनेटली से मिलाएंगे तो वो मीनिंग देगा। तो जो अन होगा वो आपका बाउंड मॉर्फीम कहलाएगा, और जो अनफॉर्चुनेटली होगा वो आपका फ्री मॉर्फीम। आगे है आपको फोनेटिक्स। द जनरल स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच साउंड इज कॉल्ड फोनेटिक्स, ठीक है। अब देखना है कि फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में फर्क क्या है। अब यहाँ भी बहुत सी कंफ्यूजिंग हमें आती है। जो आपकी फोनेटिक्स होती है वो एक जनरल स्टडी होती है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की, ठीक है। यानी कि वो इंग्लिश है तो इंग्लिश की ही हमने देखना है, उसकी यानी कि डिविजन्स करनी है, हमने उसको ही स्टडी करना है कि ये कैसे, ये जो अल्फाबेटिकल जो अल्फाबेट्स है इंग्लिश के जैसे, तो वो कैसे प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। तो यानी कि जनरल स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच साउंड इज कॉल्ड फोनेटिक्स। अब इसकी टाइप्स क्या हैं? आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, विच इज द स्टडी ऑफ हाउ स्पीच साउंड्स आर मेड और आर्टिकुलेट, के साउंड कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, आर्टिकुलेट किए जाते हैं, ये आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स कहलाती है। और ये अकूस्टिक फोनेटिक्स है, ये आपकी 2015 में आ चुकी है, एग्जाम्पल पास्ट में आ चुकी है पीपीएससी में, कि अकूस्टिक फोनेटिक्स विच डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच एज अ साउंड वेव्स इन द एयर। और जो ऑडिटरी फोनेटिक्स है, इसको बेसिकली परसेप्शनल फोनेटिक्स भी कहते हैं, ये भी पेपर में आ चुकी है, सॉरी ये आई थी, कि विच डील्स विद द perceptions by the ear of speech sound, that is called auditory phonetics। और उसके बाद आपका फोनोलॉजी है। फोनोलॉजी इज एसेंशियली द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम्स एंड पैटर्न्स ऑफ स्पीच साउंड्स इन अ लैंग्वेज। अब देखना है कि फोनेटिक्स में क्या फर्क है और फोनोलॉजी में। फोनेटिक्स हमने किया था जनरल स्टडी, इसमें हम क्या करते हैं कि एसेंशियली डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम्स एंड पैटर्न ऑफ स्पीच साउंड्स इन अ लैंग्वेज, ठीक है। अब हम इसमें किसी भी लैंग्वेज की हम फोनोलॉजी में किसी भी लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स को देख सकते हैं। और आगे आपका फनीम, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच साउंड्स इन अ वर्ड इज कॉल्ड फनीम। ये भी बहुत ही अहम है। अब याद रखना, एक होता है मॉर्फीम, एक होता है फनीम। मॉर्फीम होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, ठीक है, और ये वर्ड के साउंड का स्मॉलेस्ट। मिसाल के तौर पे अगर मेरा नाम आदिल है तो मेरे नाम में देखिए कितने फनीम आ रहे हैं, अ, ट, ल, तो कितने फनीम आ रहे हैं। तो मैंने अपनी आवाज जो है वर्ड की उसको हिस्सों में तोड़ दिया, और जो स्मॉलेस्ट जो हिस्सा तोड़ा जाएगा उसको हम फनीम कहेंगे। आगे आपका डिस्कोर्स एनालिसिस। डिस्कोर्स एनालिसिस वो होता है बियॉन्ड द सेंटेंस, मीनिंग बियॉन्ड द सेंटेंस, कि एक फिक्रे के पीछे बेसिकली मकसद क्या है। अब ये डिस्कोर्स बेसिकली पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए ज्यादा यूज किया जाता है पाकिस्तान में, और लिंग्विस्टिक्स में इस पर रिसर्च होती है। अगर इमरान खान कहे कि हम देख लेंगे, तो अब जो डिस्कोर्स एनालिस्ट होते हैं वो इसको देखेंगे कि इसके पीछे हिडन एजेंडा क्या है। बेसिकली इमरान खान ये कहना क्या चाह रहा है, जो वो कहना चाह रहा होगा वो आपका डिस्कोर्स एनालिसिस में फॉल करेगा। आगे पिजन, क्रियोल, लिंग्वा फ्रैंका इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और कभी भी पीपीएस ने पेपर बनाया तो इन टर्म्स को वो जरूर पूछता है, इनके बगैर कभी वो मैंने देखा नहीं कि वो इसको पूछे ना पूछे, जरूर पूछता है। पिजन, अब पिजन क्या है? बेसिकली पिजन अ वैरायटी ऑफ अ लैंग्वेज दैट डेवलप फॉर particular purpose such as trait but which has no native speakers in contrast to Creole। अब पहली बात ये है पिजन, मिसाल के तौर पे अब पिजन को जरा समझिएगा कि अगर एक बंदा अफगानिस्तान से आया और एक आया है पाकिस्तान से, पाकिस्तान वाले को उर्दू आती है, अफगानिस्तान वाले को पश्तो आती है। अब इन दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती, तो साबित हुआ इनकी नेटिव लैंग्वेज कोई नहीं है, इन दोनों की कोई नेटिव लैंग्वेज नहीं है, नो नेटिव स्पीकर्स। अब इनमें नेटिव स्पीकर कोई नहीं है, सारे आउटर ही हैं, कोई बाहर से है कोई इधर से, इनको ही पता उर्दू क्या है और उनको नहीं पता पश्तो क्या है। पहली बात ये शब्द।
अब इन्होंने कुछ आप में कम्युनिकेट करना है, और जो कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज डेवलप करेंगे ना खुद ही मिलके, अब वो आपकी पिजन कहलाएगी। उसको हम ट्रेड पर्पस भी कहते हैं कि कारोबारी तरीके से जो है बस उस पर्पस के लिए जो लैंग्वेज बना दे वो पिजन कहलाती है। और हमने देखा इसमें अब कोई नेटिव स्पीकर नहीं होता। और अगर ये कंडीशन जो ये लैंग्वेज बनी हुई है अभी पिजन, ये अगर डिस्कोर्स कम्युनिटी, आपका स्पेसिफिक डिस्कोर्स कम्युनिटी बोलने लग जाए, ठीक है, उस इलाके में वो लोग ज्यादा इलाके में थोड़े से बोलने लग जाए, तो वो क्रियोल हो जाएगी। जैसे कि अ वैरायटी फॉर लैंग्वेज दैट डेवलप इन अ पिजन, देखा ना, पिजन से जो लैंग्वेज डेवलप होती है वो क्रियोल बनती है, एंड यूज एज द फर्स्ट लैंग्वेज बाय अ पॉपुलेशन ऑफ नेटिव स्पीकर। अब ये उनकी ये फर्स्ट लैंग्वेज बन गई, यानी कि पश्तो जो है और उर्दू जो बोल रहे थे अभी आपस में बोलने लगे, इन्होंने एक नई लैंग्वेज बना दी, ठीक है। अब नई लैंग्वेज इन्होंने क्या बना दी, मिसाल के तौर पे संस्कृत बना दी। अब इन डिस्कोर्स कम्युनिटी जो बोली जा रही है ना, वो जो दो ग्रुप बोल रहे थे उर्दू और पश्तो, अब वो संस्कृत बोलने लगे। अब वो जो संस्कृत होगी वो आपकी संस्कृत होगी, वो आपकी वो कहलाएगी क्रियोल, क्योंकि वो डेवलप हो चुकी है, अब उन दोनों की नेटिव लैंग्वेज बन चुकी है। अब जब अगर वो नेटिव लैंग्वेज एक बड़ी इलाके में डिस्कोर्स कम्युनिटी में बोलने लग जाए, जहां हजारों की तादाद में जो है लैंग्वेज बोली जाए, लेकिन वो वहां संस्कृत ऐसी लैंग्वेज हो जो सारों को समझ आती हो, बेशक उनकी मादरी लैंग्वेज पश्तो पंजाबी जो भी हो, लेकिन उनको वो संस्कृत आती है। उन सारी कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले, वो आपकी लिंगुआ फ्रांका कहलाएगी, ठीक है। यानी कि देखिए ना, चेन बनी, सबसे पहले पिजन बनी, फिर क्रियोल हुआ, फिर लिंगुआ फ्रांका, ये तीन की चेन बनती है। सबसे पहले पिजन बनता है, फिर क्रियोल और फिर लिंगुआ फ्रांका। और अगर सवाल आ जाए कि पाकिस्तान उर्दू एज अ कौन सी लैंग्वेज, लिंगुआ फ्रांका, तो पाकिस्तान में जो देखिए ना, लोग पश्तो भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं, बहुत स्पीकर्स मिलेंगे अब लैंग्वेज के, लेकिन एक ऐसी लैंग्वेज है जो बोली जाए तो पठान भी समझ लेता है, बलोचिस्तानी जो रहता है बलोची वो भी सिंधी भी समझ लेता है, वो है आपकी उर्दू। तो उर्दू आपकी लिंगुआ फ्रांका है। अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो वर्ल्ड में आपकी लिंगुआ फ्रांका इंग्लिश है। तो इस तरह आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। अब उसके बाद डायलेक्ट है। डायलेक्ट बेसिकली क्या होता है कि डायलेक्ट इज एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रामर, वोकैबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज इन कंट्रास्ट टू एक्सेंट, ठीक है। अब देखिए, एक्सेंट कुछ और होता है, डायलेक्ट कुछ और होता है। जो डायलेक्ट होता है इसमें ग्रामर का डिफरेंस आ जाता है, वोकैबुलरी का डिफरेंस आ जाता है, और प्रोनाउंसिएशन का फर्क आ जाता है। मिसाल के तौर पे अगर फैसलाबाद में एक अवाम रह रही है और एक बंदा रह रहा है, एक बंदा फैसलाबादी है और एक बंदा लाहौरी है। अब लाहौर में क्या है, एक बंदा कह रहा है बच्चे को जवाक, ठीक है ना, पंजाबी में जवाक भी कहते हैं और सिंधी में भी कुछ कहते होंगे बच्चे को, चाइल्ड को। अब देखें कि अब एक ही कम्युनिटी है, पंजाब है, पंजाब में मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब उस डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि एक बंदा बच्चे को, चाइल्ड को की जो है अपनी लैंग्वेज उसको जवाक कह रहा है, और अगर लाहौर में लाहौरी उसको कह रहा है न्याना, कोई बाल भी कहेगा, कोई शोर भी कहते हैं, हमारे डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं। तो अब अगर वोकैबुलरी का जो चेंज आएगा ना, लेकिन मीनिंग एक ही रहे उनका बच्चा, तो वो आपका डायलेक्ट कहलाएगा। वो लैंग्वेज नहीं चेंज होगी, लैंग्वेज चेंज होगी जब वो इंग्लिश हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर उसके वेरिएशन, उनकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा फर्क आए, वैरायटी में फर्क आए, तो वो डायलेक्ट होता है। अब अक्सर ये जंग भी छिड़ी रहती है कि सराइकी एक डायलेक्ट है पंजाबी का, लेकिन अब जो सराइकी है वो कह रहे हैं कि नहीं, ये एक अलग लैंग्वेज है। तो ये बहस बड़ी चलती आ रही है बड़ी देर से। तो इसी तरह जंगवी डायलेक्ट है, तो जंगवी डायलेक्ट तो बेसिकली पंजाबी में ही फॉल करता है। तो बेसिकली और जो है ना, लिंग्विस्ट जो कहते हैं वो कहते हैं हर 30 किलोमीटर के बाद आपका जो डायलेक्ट चेंज हो जाता है। और उसके बाद आपका डायलेक्ट बाउंड्री है, अ लाइन रिप्रेजेंटिंग अ सेट ऑफ आइसोग्लोसेस यूज्ड टू सेपरेट वन डायलेक्ट एरिया फ्रॉम अनदर इज कॉल्ड डायलेक्ट बाउंड्री। वेरी गुड, वेरी गुड। अब जो डायलेक्ट बाउंड्री है वो बेसिकली आइसोग्लोसेस का सेट होता है, ठीक है। अब आइसोग्लोस क्या है, हम डायलेक्ट बाउंड्री को समझने से पहले हम आइसोग्लोस को समझ लेते हैं। अब आइसोग्लोस है अ लाइन ऑन अ मैप सेपरेटिंग टू एरियाज इन विच अ पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक फीचर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंट यूज इन द स्टडी ऑफ डायलेक्ट, ठीक है। तो अब बेसिकली ये है कि अब आइसोग्लोसिस जो है, आइसोग्लोस एक लाइन होती है। अगर आप नेट पे सर्च करें, अगर वैसी अगर मेरी बात समझ लें कि अगर एक मैप है, ठीक है, उस मैप पे एक फैसलाबाद का नक्शा बना हुआ, एक बना हुआ है फैसलाबाद का, लेकिन उन सेंटर में एक लाइन को उस नक्शे में आप देखेंगे कि उस इलाके को तोड़ रही होगी। अब जो तोड़ रही है ना, सेपरेट लाइन सेपरेट कर रही है लिंग्विस्टिक फीचर को, वहां मसलन के उन जवाक कह रहे हैं और फैसलाबादी लाहौरी, जो वो लाइन तोड़ रही है वो आपस में आइसोग्लोस होगी, ठीक है, वो क्या होगी, आइसोग्लोस। और जो डायलेक्ट बाउंड्री है वो होगी कि अगर एक बंदा
अगर उन दोनों इलाकों में, ठीक है, दोनों मिसाल के तौर पे फैसलाबाद से लाहौर, ठीक है, अब ये दो रीजन है, एक फैसलाबाद और एक आपका क्या है लाहौर। अब इसके सेंटर में कोई जगह आ रही, वो है शेखुपुरा, ठीक है। अब शेखुपुरा से फैसलाबाद और शेखुपुरा से उस साइड लाहौर। अब ये देखें दो पार्ट्स बन गए आपके, बेसिकली तीन बन गए हैं। एक तो था फैसलाबाद से लाहौर और एक था लाहौर से फैसलाबाद, ठीक है। अब ये दो रीजन बन गए, आपके दो रीजन बन रहे हैं। अब आप देखेंगे कि जो सेंटर में वाले लोग हैं ना, सेंटर वाले लोग, वो तकरीबन आपके दोनों उनको पता होगा कि लाहौरी क्या कह रहे हैं, बच्चा कह रहे हैं, पता तो हमें भी है कि पता लग जाता है अगर पढ़ लें हम। और वो जो सेंटर वाले लोग हैं ना, उनको पता होगा कि वो जो लाहौरी है ना, वो जवाक कह रहे हैं, जो बच्चे चाइल्ड की जो है वोकैबुलरी, और जो फैसलाबादी इसको जवाक, न्याना या बाल कह रहे हैं। तो जो सेंटर वाले वो दोनों लफ्ज बोलेंगे। जो सेंटर वाले जो बाउंड्री बनेगी ना एक, या वो उस साइड भी बन सकती है, यानी कि उनके रीजन में भी बन सकती है, थोड़ा सा आगे और इनके भी। और ये जो बाउंड्री बनेगी ना, जो ये डायलेक्ट बाउंड्री कहलाएगी। उसके बाद आपका जॉर्गन। अब ये जॉर्गन जो है, ये जो जॉर्गन है, जॉर्गन बेसिकली होता है स्पेशल टेक्निकल वोकैबुलरी एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक एक्टिविटी और टॉपिक एज पार्ट ऑफ रजिस्टर, ठीक है। अब एक रजिस्टर, अब रजिस्टर हमें जब आगे पढ़ेंगे तो रजिस्टर का भी पता चल जाएगा कि रजिस्टर क्या है, व्हाट इज रजिस्टर। अब स्पेशल टेक्निकल वोकैबुलरी, जब हम एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बैठे हों तो हम एक स्पेसिफिक जो वोकैबुलरी यूज करते हैं वो जॉर्गन कहलाती है। अगर हम क्लास में बैठे हैं तो हम वहाँ गाली गलोच नहीं कर सकते, हम कुछ और नहीं बोल सकते, हम एकेडमिक रिलेटेड बात कर सकते हैं, तो वो वहाँ जॉर्गन के हिसाब से बात करनी पड़ेगी। और रजिस्टर भी उसे मिलती जुलती ही टर्म है कुछ हद तक। क्या कन्वेंशनल वे, इसे कहते हैं कन्फिगरेशन ऑफ अ लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। अब कन्फिगरेशन क्या है, मसलन के रजिस्टर क्या है, ये अब कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल मिलती चीज वाली टर्म है लिंग्विस्टिक्स में, कि अगर कुछ जो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही रहना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही बात होगी। आगे है लैंग एंड पेरोल। अब जो लैंग एंड पेरोल है वो भी बहुत ही इंतहाई टर्म जो है इम्पोर्टेंट टर्म है, पेपर में आ भी चुकी है पीपीएससी में। लैंग बेसिकली लैंग्वेज से निकला है, लिंग्विस्टिक से, और जो है पेरोल वो लैंग्वेज से, ठीक है। यानी कि ये दोनों लैंग्वेज की टर्म्स है, लैंग एंड पेरोल। अब देख लेते हैं कि ये जो है कॉन्सेप्ट में बेसिकली शोशोर ने दिया था, शोशोर, ठीक है, जिसे हम फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। याद रखिएगा, जो है आपका चॉम्स्की, वो है फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स, और जो लिंग्विस्टिक्स का फादर है वो है आपका शोशोर, ठीक है। अब शोशोर का जो कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज एंड पेरोल, जिसे सिग्निफायर और सिग्निफाइड भी कह देते हैं, ठीक है। अब जो है लैंग, वो आपकी चॉम्स्की की थ्योरी आपकी कंपिटेंस से मैच करती है। ये पेपर बीपीएससी में आ चुके हैं, आपने देखा होगा कि जो लैंग्वेज है वो फॉल करता है चॉम्स्की की थ्योरी कंपिटेंस से, और जो पेरोल है वो फॉल करता है लैंग्वेज की जो थ्योरी है चॉम्स्की की, तो वो उसको परफॉर्मेंस के साथ अटैच करता है। क्या टर्म बनी, लैंग्वेज फॉल करता है, जो लैंग है शोशोर का लैंग, वो कॉम्पिटेंस जो चॉम्स्की के कॉम्पिटेंस से मैच करता है, जो उसने कॉम्पिटेंस परफॉर्मेंस की थ्योरी दी हुई है, इसने लैंग और पेरोल की थ्योरी दी हुई है। इसका चॉम्स्की कॉम्पिटेंस और इसका लैंग एक ही चीज है, उनका परफॉर्मेंस को चॉम्स्की का और शोशोर का पेरोल, ये भी एक ही चीज है। पेपर में आ चुका है, लैंग का ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद अब देख है क्या ये, इन लिंग्विस्टिक्स एंड लैंग्वेज, लैंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम ऑफ साइंस, द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज, इन कंट्रास्ट द पेरोल इंडिविजुअल एक्सप्रेशन, ये इंडिविजुअल एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। और जो होता है ना आपका लैंग, वो होता है जो यानी कि एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम ऑफ साइंस, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, जो आपने कह दिया ना, यानी कि मतलब सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, वो जो चीजें हैं वो आपका लैंग में फॉल कर। जो पेरोल है वो इंडिविजुअल होता है, आप जो मर्जी कहें, आपकी लैंग्वेज है। उसके बाद आपका आ गया कॉइनेज। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, पेपर में ये बहुत ही ज्यादा यानी कि ना अहम है, पूछी भी जाती हैं। ये बेसिकली वर्ड फॉर्मेशन चैप्टर है जॉर्ज ह्यूल का, उसमें ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, तो इसको जल्दी कर लें हम। कॉइनेज, अब कॉइनेज क्या है, कॉइनेज भी आया है, हाँ ये भी पीपीएससी में आया है। द वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ इन्वेंटिंग एंटायरली न्यू वर्ड, जब आप बिल्कुल न्यू वर्ड्स की को रिसर्च सर्च करते हैं ना, अपनी तरफ से कोई वर्ड इजाद कर देते हैं, लिख देते हैं, डिक्शनरी में ऐड कर देते हैं, तो वो आपका कॉइनेज कहलाता है।
बस से ब्लैक होल, ठीक है, ब्लॉग, इंटरनेट, गूगल, एस्पायरिन, एस्पिरिन। अब ये सारे वर्ड जब न्यू आते हैं मार्केट में, जो वो कॉइनेज होता है। उसके बाद इपोनिम है। इपोनिम जो बेसिकली होता है न्यू वर्ड्स बेस्ड ऑन नेम्स ऑफ पर्सन प्लेस, ठीक है। जब किसी नाम या किसी जगह के नाम से कोई जो वृक्ष में चीज ऐड कर दी जाए, वो प्रोडक्ट ऐड कर दी जाए, वो इपोनिम में कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपका है जेम्स वॉट, स्कॉट साइंटिस्ट, ठीक है, बॉयकॉट, ठीक है, बाइकॉट, ये चार्ल्स बॉयकॉट से लिखा, आयरस जो था। तो इस तरह वोल्टा, जो वोल्टेज इटालियन वर्ड था, इटालियन बंदा था। तो उसके बाद बाउरिंग। बाउरिंग जो है किसी दूसरी जुबान से लफ्ज को बोरो करना, वो बाउरिंग कहलाता है। मिसाल के तौर पे आपकी इंग्लिश में वर्ड सोफा, सोफा वर्ड वो बेसिकली अरबी का है, अरेबिक वर्ड से बोरो किया हुआ है इंग्लिश में, तो ये आपका बाउरिंग कहलाएगा। अब कॉल जो है ये भी मिलती जुलती टर्म है बाउरिंग से, तो इसका डिफरेंस करना थोड़ा टफ होता है। तो आप जरा ध्यान से देखिए कि डायरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ वर्ड इनटू द बाउरिंग लैंग्वेज, ठीक है, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेज बाउरोड फ्रॉम अनदर लैंग्वेज। बिल्कुल वैसी टर्म है जो बाउरिंग की एक टाइप है कॉल, कि जब हम डायरेक्ट ट्रांसलेशन करते हैं उस वर्ड की अपने लैंग्वेज में, तो वो आपका कॉल कहलाएगा, ठीक है। जैसे स्पेनिश वर्ड फ्रॉम इंग्लिश, पैरट्स, कैरिनस, डॉग, हॉट डॉग, ये एटसेट्रा। कंपाउंडिंग जो होता है, जैसे कि दो वर्ड्स आपस में मिला के लिखते हैं तो वो नया वर्ड बने, तो उसको कंपाउंडिंग से क्लासरूम, हैंडबैग, एटसेट्रा। उसके बाद ब्लेंडिंग है। ब्लेंडिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स और क्रिएट अ न्यू वन, ठीक है, यूजुअली बाय टेकिंग द बिगनिंग ऑफ द अदर वर्ड एंड द एंड ऑफ द अदर वन। मिसाल के तौर पे अगर दो वर्ड ले, एक के शुरू और दूसरे का एंड जो है, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं 8 4 लफ्जों का एक वर्ड है, 4 लेटर्स का एक वर्ड है और फिर 4 वर्ड्स का एक लेटर है, मैं पहले वर्ड के 2 लेटर उठाऊंगा, आखिरी वर्ड के आखिरी 2 लेटर जो है वो उठाऊंगा, बाकी सारा स्किप कर दूंगा। जो नया वर्ड बनेगा वो कहलाएगा ब्लेंडिंग। तो अब इसका है मसल के है स्मोक वर्ड। आपने सुना होगा, जैसे ये मोटर लिखा हुआ है, ठीक है, मोटल और मोटर से होटल निकला, इस तरह उसने बनाया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद है आपका, अगर इससे भी अच्छी एग्जांपल है स्मोक, जिसे आप कहते हैं स्मोक, आजकल देखा था धुआं सा उड़ा था। अब वो स्मोक जो वर्ड है वो स्मोक और फॉग से निकला। आप देख रहे हैं कि स्मोक और फॉग से किन किन वर्ड्स को उठाया और स्मोक बन गया, जो मैंने पहले आपको बता दिया है, शुरू और एंड वाला सीन। अब आ गया बैक फॉर्मेशन। अब बैक फॉर्मेशन जो है बेसिकली रिडक्शन ऑफ नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स, ठीक है, जब नाउन को वर्ब में कन्वर्ट करते हैं, वर्ब को नाउन में, जो इस तरह का जो सिनेरियो है ना, जो इस तरह का जो लफड़ा सा है, इसको हम कहेंगे बैक फॉर्मेशन। मिसाल के तौर पे आप देखेंगे, मिसाल के तौर पे टेलीविजन, आप इसको टेलीवाइज, ठीक है, डोनेशन को डोनेट, आपने देखा डोनेशन को किस तरह डोनेट में कर दिया, ऑप्शन को ऑप, तो किस तरह आप चेंज कर रहे हैं उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से उसको। उसके बाद clipping, shortening of a polysyllabic word, the types back clipping for clipping, middle and complex clipping, for example facsimile, fax, fainting। अब आप देखेंगे कि एक वर्ड का जो आप शॉर्ट करके लिख देते हो, जैसे कि आप देखोगे टेलीविजन को टेलीवी को लोग कह देते हैं, टेलीग्राम, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ लिखा है फैसिमाइल को फैक्स भी कह देते हैं। उसके बाद फैनेटिक को आप फैन भी कहते हैं, टेलीफोन को फोन भी कह देते हैं। जो वर्ड की शॉर्टेज कर देते हैं ना, शॉर्ट करके लिखते हैं, वो आपका क्लिपिंग कहलाएगा। तो आई होप कुछ ना कुछ आपको समझ जरूर आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।